अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और आज हम बात करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट में हाउ टू एंटर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस। और चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारे पार्ट्स में आप देखेंगे। आज हमारा एम्फेसिस होगा कि वो रेजिडेंट पर्सनस जो पाकिस्तान में होते हैं और जिनको अपनी जो है पाकिस्तान बेस्ड इनकम ये एसेट्स एंटर करने होते हैं, वो इस खाने में इसको कैसे एंटर करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, वो सब कुछ जो है और वीडियोस में हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि जी किस कॉस्ट पे हम एंटर कर दें और हम क्या करें, हमने ख़रीदी है, इनहेरिटेड की है, तो उन सारों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे अगर आप खुद रिटर्न अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं एज ए रेजिडेंट पर्सन। ठीक है जी। तो सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट से स्टार्ट हो, क्योंकि बाकी वेबसाइट्स आपको हो सकता है गलत लिंक दे दें, ब्रोकन लिंक पे ले जाएं। उसके बाद आप आयरस पे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं एफबीआर की पेज पे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यूज़र नेम जो आपका आईडी कार्ड होता है, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट इंडिविजुअल्स की जाती है, वो इंडिविजुअल्स जो सोल प्रोप्राइटर या सैलरी या कैपिटल गेन इनकम कमाए, या वो इंडिविजुअल्स जो पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट जाती है। एओपी और कंपनी की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जाती। तो आपका सीएनआईसी यहाँ जाएगा और आपका यूनिक पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप जो है पासवर्ड एंटर करके फिर क्लिक करेंगे लॉगिन। तो ये उन लोगों के लिए जिनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या अनश्योर हैं कि क्या फ़्लो है, तो इस तरीके से जब आप एंटर होंगे तो हो सकता है कि आपका डैशबोर्ड इससे डिफरेंट लगे। उसकी वजह यह है कि आयरस के डैशबोर्ड ये जो है, इसको देखने के 2 व्यूज़ हैं। एक है एडवांस व्यू और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो है क्लासिकल व्यू। एडवांस व्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल और इसका यूज़र इंटरफेस बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन सारे यही होंगे। तो नॉर्मली अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है तो आप जाएंगे डिक्लेरेशन के मेन्यू में, ये जो टॉप पे मेन्यू होता है, फिर एक मिडल में भी मेन्यू होता है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी ये ड्राफ्ट इनबॉक्स है। तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन में ये जो दूसरा कॉलम आ रहा है ओरिजिनल का, उसमें आप 1162 वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप पीरियड पे अपना जो भी पीरियड है, 2017 है, 2022 है, वेंट। लेकिन नॉर्मली वेल्थ स्टेटमेंट आपको इस प्रोसेस के थ्रू कम ही फाइल करनी होगी। हो सकता है 2014-15 की कर रहे हो तो तब आपको यूज़ करना। नॉर्मली आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये है कि आप डिक्लेरेशन में जाएंगे और ये जो थर्ड कॉलम है रिवीजन वाला, तो आप जो है 1163 में जाके रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे। फिर ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा ये रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आप यहाँ पीरियड देंगे 2021, फिर ये रिवाइज इस पर पीरियड पे क्लिक करेंगे, पूरा साल वो आपको दिखाएगा। टैक्स ईयर क्लिक करेंगे तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। और वो जो पहला स्टेप था वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स ईयर 2019 के बाद से जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करते हैं, जिस तरह ये 2022 की है, तो उसी में वेल्थ स्टेटमेंट भी अटैच्ड होती है। और ये इस वक्त आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट सैलरी का हेड भी है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे एंटर करना है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ जो है आपकी ये इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विद वेल्थ स्टेटमेंट ओपन हो गई है। वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 इसके टैब्स हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस, आज हमारा फोकस होगा पर्सनल एसेट्स में, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। लाइबिलिटीज़ पे भी हम बात करेंगे, आपने लाइबिलिटीज़ भी एंटर करनी है और रिकन्सिलिएशन। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसी रिटर्न का हिस्सा है। अब हम जाएंगे पर्सनल एसेट्स पे, आपने नेक्स्ट स्टेप में भी क्लिक करना है। और थोड़ा सा जो है ये आपको पता है कि बीच में डिस्टर्बेंस आती है। अच्छा, अब जो है जब आप पर्सनल एसेट्स से क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एसेट्स यहाँ पे लिस्टेड होंगे। फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो भी अगर आप नोट करें ब्रैकेट में लिखा है नॉन बिजनेस। और नॉन बिजनेस से क्या मुराद है, इसके लिए हम जाएंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 65 में, जिसका टाइटल है डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, और वो जो पार्ट है उसका ताल्लुक एसेट से है। तो चाहे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एसेट शो करें या अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करें,
उनके रूल्स आपको इस सेक्शन में डिस्पोजल एंड एक्विजिशन के मिलेंगे। इसी सेक्शन के आखिर में सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 75 में आपको कहता है बिजनेस एसेट और पर्सनल एसेट की डेफिनेशन बताता है। बिजनेस एसेट्स जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के नीचे, और पर्सनल एसेट सारे आएंगे आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो बिजनेस एसेट मीन्स एन एसेट हेल्ड होली और पार्टली फॉर यूज इन बिजनेस इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड डेप्रिसिएबल एसेट्स। इसका मतलब है कि स्टॉक इन ट्रेड और आपके जो फिक्स्ड एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, उन पर जो इस पर आपको टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड है, वो तो आपके बिजनेस एसेट्स हैं, चाहे वो साल में थोड़े अरसे के लिए बिजनेस के लिए यूज़ हो या पूरे साल के लिए यूज़ हो। तो ये बात वो कर रहे हैं। ठीक है जी। पर्सनल एसेट्स में वो बात कर रहा है कि पर्सनल एसेट्स मीन्स एन एसेट हेल्ड होली फॉर द पर्सनल यूज़। होली का मतलब है 100% आप पूरा साल जुलाई टू जून जो है उसको होल्ड करते हैं, पर्सनल एसेट्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। बिजनेस यानी इनकम उससे जनरेट आप नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि वो जो इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो भी आपका पर्सनल एसेट्स है, उससे आप बिजनेस इनकम नहीं जनरेट करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट करें या रेंटल इनकम जनरेट करें, वो भी यहाँ पे आएगी, नॉन बिजनेस में आएगी। तो अब आप समझ गए कि ये नॉन बिजनेस लिखा हो, मतलब टैक्स रिटर्न जैसे बनाई जाती है, तो उसके पीछे पूरा कानून होता है जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अब जब वो जो पर्सनल ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना जी, तो आप उसको असूलन कमर्शियल तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आएगी, कमर्शियल भी अमूमन इनकम। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां वो प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप में हो लेकिन बिजनेस कोई और कर रहा हो, तो तब ये नॉन बिजनेस यहाँ आएगी। अब इसकी कॉस्ट क्या एंटर करनी है, तो हम सिर्फ आज 2 सिनेरियोज डिस्कस कर सकेंगे और फिर बाकी जो सिनेरियोज हैं और एग्रीकल्चर इनकम हम इस तरह करके देखेंगे। कॉस्ट आपने यहाँ क्या एंटर करनी है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जी, ज़ीरो एंटर कर दें, क्या एंटर करें, जो हमने डॉक्यूमेंट्स में लिखवाई है या जो एक्चुअल है वगैरह वगैरह। तो सेक्शन 76 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कॉस्ट ऑफ एन एसेट, ये वही चैप्टर है पार्ट 3 एसेट वाला, उसमें ये जो है ना क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने कॉस्ट कैसे एंटर करनी है। दिस सेक्शन शैल अप्लाई इस्टेब्लिश द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, उनको मैं आज इग्नोर करूंगा ताकि उनको फिर जब करें तो हम उनको देखें कि किन केसेस में आपने कॉस्ट के बजाय कोई और फिगर लेनी है। तो कॉस्ट आपने लेनी है। अच्छा, कॉस्ट से क्या मुराद है, ठीक है जी, यही सेक्शन जो है बता रहा है कि कॉस्ट से क्या मुराद है। कॉस्ट से बेसिकली ये मुराद है, यानी कि यहाँ सेक्शन 76 सब सेक्शन 2, कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज्ड बाय पर्सन शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। ये तीनों जो खर्चे उसने किए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम उससे, ये तीनों ऐड करेंगे तो ये उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है जी। कौन कौन से परचेज करते हुए, पहली है टोटल, इसको यहाँ देख लेते हैं, द टोटल कंसिडरेशन गिवन बाय द पर्सन फॉर द एसेट, यानी परचेज करते हुए जितना कैश आपने दिया है, चाहे डॉलर्स में दिया है, रुपीज़ में दिया है, आपने जो करेंसी पे की है वो, और साथ में अगर आपने कोई प्लॉट दिया हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो आपने ये दोनों को ऐड करना है। आगे चल के जो है आपने फिर कह रहा है एसेट इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर्ड इन काइंड से, तो बेसिकली आपने ऐसे करना। अक्सर लोग पेमेंट करते हैं तो कैश भी देते हैं, साथ में कोई गाड़ी, प्लॉट, कोई वैल्यूबल चीज़ देते हैं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है जी। उसके अलावा जो ये है एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर कहते हैं ये क्लॉज बी, इंकर्ड बाय द पर्सन इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग, यानी कि एक्वायर करने के लिए आपने कमीशन भी पे की, आपने कोई रिकवरी, कोई सर्वे करवाया होगा, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस पे की होगी, वो भी ऐड कर लेंगे। तो 3 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी ली है, उसके साथ आपने 2 लाख का खर्चा किया है इस चीज़ों पे, या 8 लाख का खर्चा आपके जो ये जो स्टैम्प ड्यूटी और वो है, वो भी तो आपका एक्सपेंस है ना, वो आप क्लेम तो नहीं कर सकते किसी से, तो वो सारे एक्सपेंडिचर होगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पर्सन टू ऑल्टर और इम्प्रूव दी एसेट। तो परचेज करते हुए अगर आप जो है कोई खर्चा करते हैं, और हम यहाँ सिर्फ परचेज पे बात करें क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट में
एंटर करने की बात करें, वेल्थ स्टेटमेंट से रिमूव करने के लिए अलग वीडियो बनाएंगे और उसके लिए अलग से लॉजिक डेवलप करेंगे इन्हीं सेक्शंस के अंदर से। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी डेंस वो टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज होती है लॉ की, इसको आप इस तरह पीस बाय पीस देखें तो फिर समझ आती है। तो एक्वायर करते हुए अगर फॉर एग्जांपल आपको उस लैंड को डेवलप करना पड़ा और इस वक्त सिर्फ हम मेरे जहन में प्लॉट या फाइल की बात चल रही है जो बेसिकली आप बात करें, ठीक है ना जी। तो उस सिनेरियो में आपने ये तीनों कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है जी, इंकर्ड बाय द पर्सन और एक्वायरिंग और ये सब कुछ जो है ऑल्टर करने में, इम्प्रूव करने में इस सिनेरियो में ये आ जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो उसकी कॉस्ट होगी और आपने वहाँ पे एंटर कर देनी है। इसी तरह अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमने तो उस पर घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो अब क्या करना है। तो लॉ कहता है द कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्रोड्यूस्ड और कंस्ट्रक्टेड, आपने प्लॉट लिया, प्लॉट के ऊपर पूरा घर कंस्ट्रक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, ड्राइंग्स हैं, मटेरियल है और ख़र्चे हैं, कनेक्शंस हैं वगैरह, बाय द पर्सन। अब ये आप ही की बात हो रही है जिसके नाम, याद रखें कि जिसके नाम पे है उसी के हिसाब से हम बात करें। अगर नाम आपके हो कोई और पेमेंट, फिर वो डिफरेंट सिनेरियोज बनते जाते हैं और उसके लिए भी वेल्थ स्टेटमेंट में जगह है। शैल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द पर्सन इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस का मतलब ये है कि एक तो जितना भी उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने पेमेंट की वो, प्लस जो सब सेक्शन 2 में बी और सी है। यानी सब सेक्शन 2 में अभी जो हम बात कर रहे थे कि एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, यानी आपने वकील का वो हायर किया, लॉयर को हायर किया बेचने के लिए, और चीज़ें आपने की, ट्रांसपोर्टेशन को, वो सब ऐड होती जाएगी। तो ये इसलिए ताकि ये ना हो कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको जब आप बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जितनी आप कॉस्ट लिखेंगे फिर आपका फ्यूचर का कैपिटल गेन जब आप उसे सेल करेंगे वो भी उस हिसाब से होगी। तो जितनी भी कॉस्ट आपको टैक्स लॉ अलाउ कर रहा है, और फिर देन अगेन ये अच्छे प्रैक्टिशनर ही सिर्फ देखते हैं, वरना जो क्योंकि जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो कम डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, उनका कम इंटरेस्ट होता है कि किस तरह ये ट्रांजैक्शन हुई थी, LDA से हुई थी, DHA से हुई थी, हैदराबाद से हुई, कहाँ से हुई थी, पेमेंट की क्या ट्रेल है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तो वो बेहतर होते हैं। तो यहाँ पर वो इंसिडेंटल कॉस्ट, ये बात हो रही है उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई इंसिडेंटल कॉस्ट, प्लॉट से रिलेटेड तो पहले जो थी वो आपने उस प्लॉट की कॉस्ट में डाल दी, और यहाँ पर जो है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टू ऑल्टर। अब आप ख़रीदते हुए जो है क्या कहते हैं और या बेचते हुए बात हो रही है कि आप जो भी खर्चा करते हैं, तो लॉजिक ये है कि जो भी खर्चा हो रहा है परचेज़ के टाइम पे, पहले प्लॉट ख़रीदा, उस पर उसके अलावा जो खर्चे हुए सारे इंसिडेंटल कॉस्ट वगैरह वो सब वो आपने पे किए, फिर उसके बाद आपने ये कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तलिफ जो है ख़र्चे किए, एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, घर में शिफ्ट होने के लिए जो सारे खर्चे हुए, शिफ्टिंग की कॉस्ट आप जो, क्योंकि आप शिफ्ट नहीं होंगे तो कैसे आप जो है वो उसको करेंगे। ठीक है, कहा जा सकता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन से तो रिलेटेड नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता कम्प्लीटली, तो उस टाइम तक अगर आप कुछ चीज़ें ला रहे हैं, घर में फिट कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी उसी का हिस्सा होगा। अपने पुराने घर से TV ला रहे हैं, कोई शैंडिलियर ला रहे हैं, स्टेयर्स केस ला रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी है, क्योंकि अभी तो वो कंस्ट्रक्ट हो। हाँ, जब फिनिश हो गया उसके बाद जो कॉस्ट है वो फिर आप इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट में, यानी रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल में नहीं डाल सकते। अब हम वापस आ गए अपने उसी खाने में, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन बाकी एसेट्स के बाद यहाँ पर आप वो कॉस्ट एंटर करेंगे। अच्छा, मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो प्लस का साइन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब आप प्लस साइन दबाते हैं तो आपसे वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगता है, तो मैं प्लॉट एक दफ़ा एंटर कर देता हूँ और उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर, ये बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो भी घर या चार दीवारी या डबल स्टोरी या जो भी आप बिल्डिंग खड़ी करें, वो उसकी कॉस्ट जो है ना सेपरेटली, क्योंकि हो सकता है वो 1 साल की ज़्यादा वेल्थ स्टेटमेंट में, मतलब वो ग्रोइंग कॉस्ट हो, तो टैक्स वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी प्लॉट की पहले प्राइस तो 3 करोड़ थी, अब वो 5 करोड़ हो गई है, फिर वो 7 करोड़, ये कैसे इतनी, ये मतलब आप फेयर मार्केट वैल्यू पे उसे लेके जा रहे हैं। तो प्लॉट की सारी कॉस्ट जो भी आपने सेक्शन 75, 76, 78 के तहत देखी है, वो अपनी जगह एंटर कर दी एक दफ़ा, और फिर वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है
उसकी कॉस्ट सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे, जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए और 30 जून 2022 आए और अब आपका घर कंप्लीट आप रह रहे हैं 6 महीने से, तो फिर आप दोनों कॉस्ट को मर्ज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास एक्सेल शीट, इसीलिए पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी आपको हायर करना चाहिए, क्योंकि बेहतर होता है कि ये चीज़ें आपको बना के वो दे दे, फाइल बना दे PDF ऑनलाइन या हार्ड कॉपी, जहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, सारी चीज़ें हों। शायद हो सकता है आप खुद उसको रखें एज एन अकाउंटेंट। तो मकसद ये है कि आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड होगा, ख़ास तौर पे अगर आप जो है ये प्रॉपर्टी आपकी फैमिली मेम्बर कोई बना रहा है, आप नॉन रेजिडेंट है, बाहर से पैसे भेज रहे हैं, तो एडिशनल जो है डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। जैसे प्लॉट लेते हुए या घर बनाते हुए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर या DHA बहरिया पर ही रिलाई करते हैं नॉर्मली, बाकी सोसाइटीज़ पर थोड़ा सा डाउट होता है। तो इसी तरह ये जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस आप एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो भी हमने देख लिया। और इसकी कॉस्ट जब आप ख़रीद रहे हैं, सिर्फ प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट यहाँ कैसे एंटर होगी, और जब उस पर घर बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे यहाँ सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे एंटर होगी, और फिर थर्ड स्टेप में मर्ज हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो हाउस नंबर, वो आपका स्ट्रीट नंबर, सब एक कंप्लीटेड हाउस या फ्लैट या फार्म हाउस या जो भी आप बना रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। और याद रखिए नॉन बिजनेस। और आखिरी बात कि ये ही वो एसेट्स है जिन पर सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लग चुका है। तो यहाँ पर जो आप प्लॉट लेते हैं उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू, FBR की इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस पर हम वीडियो लास्ट बना चुके हैं, कैसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जो फेयर मार्केट वैल्यू FBR ने दी हुई है या जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी बता रही है वो है। बाकी कोशिश करेंगे जब सेल्स डीड वगैरह करें तो एक्चुअल प्राइस प्लॉट की, घर की, अगर रेडीमेड घर ले रहे हैं तो उस सारों की यहाँ एंटर करें। और इसमें फिर आप समझ सकते हैं हज़ारों सिनेरियो हैं। ये आपको मकसद था कि आपको लॉ के साथ, और ये टैक्स ईयर 2023 के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आप इसको टैक्स ईयर 2024 यानी 1 जुलाई 2023 के बाद देख भी रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इस साल का जो लॉ है उसको देख के फिर देखें कि 2025 में, 26 में कोई चेंजेस अगर आई हैं इसमें। याद रखिए कि हमने सिर्फ 2 सिनेरियोस किए हैं, एक जहाँ पर आपने प्लॉट ख़रीदा, एक जहाँ पर आपने उस पर कंस्ट्रक्शन की, तीसरा वो जो आपने रेडीमेड घर ख़रीदा। फिर उसमें भी यही होगा कि उसकी प्लॉट की प्राइस, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर की वैल्यू, एडिशनल एक्सपेंडिचर्स, अकाउंटेंट, लॉयर, टैक्सेस वगैरह, एक्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स जो आप इस पर क्लेम बैक कर लेंगे इसी साल जिस साल आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। ठीक है जी, चले, आई होप कि ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका हम आपको बता रहे हैं, साथ में लॉ को भी मर्ज कर रहे हैं लेटेस्ट, तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपने ये चीज़ें करनी है। आहिस्ता आहिस्ता 10 साल हो गए 2024 में, आयरस को 10 ईयर्स हो गए होंगे। 10 ईयर्स का डेटा बड़ा वैल्यूबल होता है। अब वो आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते कि ये वैल्यू लिख दी, ये छोड़ दिया, वो कर दिया। उनके पास बहुत सारा डेटा है आपके बारे में, और जैसे ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और वो 2 मिनट में आपकी टैक्स प्रोफाइल, यानी इसी तरह वह आपकी वह स्टेटमेंट बेस्ड ऑन जो डेटा उनके पास है वो बनाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इस आयरस में उसको कंपेयर करेगा, और जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो एक लंबा सा आपको नोटिस आ जाएगा। तो क्यों ना आप अपनी रिटर्न टैक्स दोस्ती की टीम के थ्रू करवाएं या अच्छे प्रोफेशनल से करवाएं जो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।